गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। में हमने इसका मीनिंग पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इससे पहले हमने पढ़ा था लिक्विडेटर कौन होता है। तो लिक्विडेटर्स का काम क्या होता है? कंपनी का जब समापन हो रहा होता है, वो सारी की सारी एसेट्स को रियलाइज करता है। देन उसको क्या कर देता है, अमाउंट, वहां से जो अमाउंट उसको रियलाइज हुआ, उसके पास जो पैसा आया, उसको वो डिसबर्स कर देता है वेरियस क्रेडिटर्स हैं या अदर क्लाइमेंट्स हैं जो उसके, जिन्होंने क्लेम कर रखा है कंपनीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर, उन सबको क्या कर देता है, वो डिसबर्स कर देता है। तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स एसेट को रियलाइज करने के बाद जो अमाउंट डिसबर्स करना होता है, उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और उसको वो फॉलो ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विडेटर्स पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, बाद में किसी को दे दिया। बिल्कुल एक पैटर्न है, उस पैटर्न को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, उस पैटर्न से वो बाहर नहीं जा सकता। देन उसके बाद जब हमारे पास एसेट आएंगी, उसका वो रिकॉर्ड रखेगा जिसको उसने पेमेंट की है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर में जो फॉर्मेट है पेमेंट का, तो उसकी वो स्टेटमेंट बना लेगा। उसकी वो क्या बना लेगा, एक स्टेटमेंट, एसेट्स को रियलाइज किया और अमाउंट को डिसबर्स किन किन लोगों को किया, उसकी वो एक स्टेटमेंट बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बट ये जो हमारी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ये एक तरीके से स्टेटमेंट ही है, सिर्फ एक तरीके से क्या है, स्टेटमेंट है, किसी तरीके का ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट यदि हम इसको बोलेंगे तो वहां से हमारा डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम मींस वहां पे हमारे प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम कुछ भी यहाँ पे हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। कितनी एसेट्स को हमने सेल किया, किसको हमने पैसा दिया, सिर्फ उसका रिकॉर्ड है, एक तरीके की स्टेटमेंट है, अकाउंट ये नहीं है। तो हम फॉर्मेट देखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। एक तरीके से रिसिप्ट में हमारा क्या आएगा, जो कैश हम रियलाइज करेंगे, मींस एसेट्स को हम सेल करेंगे, तो वो हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा। पेमेंट साइड में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लोन है, वो हमारा पेमेंट साइड में आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट साइड की। तो रिसिप्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे पास है। तो हम यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे हमारी बैलेंस शीट में जो है। देन उसके बाद टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। आप लोगों की कंपनी की जो एसेट्स हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, रिसीवेबल्स हो सकते हैं। किसी भी टाइप की आप लोगों की जो एसेट्स है, तो उस एसेट्स से आप उस एसेट को सेल किया, उससे अमाउंट जो आपके पास आया, हम यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे उसको लिख लेंगे। देन उसके बाद टू सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी व्यक्ति को से पैसा ले रखा है, उधार ले रखे हैं मान के चलो, और हमने कोई ना कोई एसेट उसके पास गिरवी रखी हुई है। सिक्योर्ड का मतलब यही होता है ना, कि उसने अपने पास हमारे कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, हमारी किसी एसेट्स के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, या कुछ और वैल्यूएबल हमारी एसेट्स उसके पास है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी से 1 लाख रुपए का क्या लिया था, उधार लिया था, या बैंक से हमने लोन लिया था। तो उसके बदले में हमारी एसेट्स थी 1.5 लाख रुपए की, तो उसके हमने डॉक्यूमेंट्स उसके पास रख दिए। मींस अब बैंक के पास हमारी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि हम पैसे नहीं देंगे तो क्या कर लेगा वो, तो वो बैंक हमारी एसेट्स को जब्त कर लेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे,
हमने उसको क्या बोल दिया, जिस बैंक से हमने 1 लाख रुपए ले रखे थे, हमने क्या बोल दिया कि आप हमारी एसेट ही रख लो। हमने रुपए कितने ले रखे थे, 1 लाख रुपए, लेकिन हमारी एसेट्स कितने की है, 1.5 लाख रुपए की है। तो उस केस में क्या होगा, तो बैंक को हमें 50,000 मीन्स बैंक हमें और 50,000 रुपए देगा। 1 लाख तो हमने ले रखे हैं बैंक से, तो बैंक 50,000 और हमें दे देगा। तो वो अमाउंट जो होगा हमारा सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोई पर्सन्स भी हो सकता है, उधार पे माल खरीदा हुआ है वो भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। देन उसके बाद टू कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, लास्ट वन पॉइंट है इसका। मान के चलो हमारे जो शेयर हैं वो फुली पेड अप नहीं है, 10 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर अभी 8 रुपए ही आए हुए हैं, तो 2 रुपए की कॉल हम कर सकते हैं, 2 रुपए की कॉल हम कर सकते हैं। जो वो पैसा आएगा तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, टू कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर में आएगा। तो ये थी हमारी रिसिप्ट साइड। हम बात करते हैं पेमेंट साइड की। पेमेंट साइड में लीगल चार्जेस, इनको पहले मैं बोल देता हूं, एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज फ्रॉम, ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, liquidation expenses or cost of winding up by debenture holder और अदर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, मींस ऐसे डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर जो सिक्योर्ड हैं कि कोई ना कोई एसेट्स उनके पास रखी हुई है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड लास्ट वन इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस कानूनी खर्चे हमारे कौन से होते हैं कि हमने या तो किसी, हमारी कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर रखा हो या हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर रखा हो, उसके रिगार्डिंग हमें हमारे जो खर्चे होंगे, हमारे जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे क्या कहाँ पे आएंगे, लीगल एक्सपेंसेस आएंगे। और इनकी पेमेंट हमें सबसे फर्स्ट में करनी पड़ेगी। जो पैटर्न हमने ये लिया है, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फॉर्मेट सेम चलेगा। आप इस फॉर्मेट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यदि आपने इस फॉर्मेट को ब्रेक डाउन कर दिया तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, वो स्ट्रिक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले लीगल चार्जेस हैं, देन उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, जो वो व्यक्ति लगाया गया है मेंबर्स के द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो उसका रेम्यूनरेशन भी बनेगा। तो उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो किस बेस पे हो सकता है, लमसम अमाउंट यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि लमसम अमाउंट नहीं है तो उसका बेस क्या हो सकता है, कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, जो एसेट लिक्विडेटर ने सेल की है उनसे जो पैसा आया है, उन एसेट्स के ऊपर, उन एसेट्स के ऊपर भी उसको कमीशन हो सकता है कि जितना अमाउंट वो रिकवर करेगा उसके ऊपर 5% कमीशन है, 10% कमीशन है। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विडेटर ने 50 लाख रुपए की एसेट रियलाइज की, 50 लाख रुपए की एसेट्स उसने सेल की, 3% उसका कमीशन था, तो 50 लाख मल्टीप्लाई 3/100, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,50,000 रुपए उसका रेमुनरेशन आ जाएगा। तो अब एसेट्स कौन सी होंगी, नॉर्मली कैश एट बैंक या कैश बैलेंस हमारे पास है, तो उस केस में लिक्विडेटर्स को कोई भी एफर्ट्स नहीं करना होता, क्योंकि वो तो है ही है, कैश ही है वो तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैश एट बैंक या कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड है, उसको छोड़ के बाकी जो एसेट रियलाइज की हैं उनको ऐड कर लेंगे। अदरवाइज यदि लमसम अमाउंट दे रखा है, एसेट रियलाइज कर रखी है और उसमें कैश भी इंक्लूड है और कैश एट बैंक इंक्लूड है, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला गया तो उसको हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो देन एक पॉइंट और आता है कि हमारी कोई एसेट यदि
हमारी कोई एसेट यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ले रखी है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से हमने 1 लाख रुपए ले रखे हैं या माल खरीद रखा है, उसके बदले में हमने अपना कुछ सामान कोई एसेट्स के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए की एसेट्स थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो 1.5 लाख रुपए जो 50 दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 1 लाख रुपए हमने ले रखे हैं, तो क्रेडिटर्स को हमने वो एसेट्स दे दी, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर ने ही यदि उसको रियलाइज कर लिया, तो उस केस में 50,000 रुपए के ऊपर ही हम उसको क्या देंगे, रेमुनरेशन देंगे, 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो ही चुके, 1 लाख रुपए हमारे पास आ ही चुके हैं, तो उसके ऊपर कुछ भी अलग से हमारा नहीं बनेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इस पॉइंट में क्या आएगा, इसमें हमारा इसके ऊपर भी लिक्विडेटर्स को रेमुनरेशन मिल सकता है। तो अमाउंट पे टू डिसबर्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट की जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से होते हैं, जिनको जो सिक्योर्ड नहीं है, जिनके पास कंपनी का कोई भी एसेट्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी सामान कंपनी का गिरवी उनके पास नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारे क्रेडिटर आते हैं, प्रेफरेंस क्रेडिटर भी आते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी को हम कंसीडर करेंगे। कैलकुलेशन ऑन कमीशन ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हाँ जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कमीशन कैसे करेंगे। हमने एसेट्स का पॉइंट लिया, 50 लाख की एसेट रियलाइज की, 3% कमीशन था, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100 हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं। First one is if sufficient amount is available to pay the unsecured creditor in full, the amount of commission will be। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अमाउंट एसेट ऊपर वाली जो अमाउंट है डिस्बर्स करने के बाद जब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे आते हैं, हमारे पास 50,000 बचे हुए हैं। हमारे पास अमाउंट कितना बचा हुआ है ऊपर की पेमेंट करने के बाद, 50,000। हमने अमाउंट कितना देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, 40,000। तो इस केस में क्या रहेगा, अमाउंट अवेलेबल है मींस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरे पैसे मिलेंगे। 50,000 हमारे पास हैं, हमने देने कितने हैं, 40,000, तो हमारे पास 10,000 बच जाएंगे। तो उस केस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो कमीशन है वो कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अभी मैंने बताया 40,000 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई उसका जो कमीशन है वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, यहाँ से सीधा निकाल देंगे। अब दूसरा केस क्या है, हमने पेमेंट करनी है 40,000 की, बट हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 30,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पेमेंट कितनी करनी है, हमने जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट 40,000 की, बट हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 30,000। तो अब आप यदि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 30,000 रुपीज दे देते हैं, तो अनसिक्योर्ड तो जो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है वो कहाँ से आएगा, हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है 30,000 सीधा अनसिक्योर्ड को दे दिया, तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन हमारे पास नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो 30,000 है उन्हीं 30,000 में से ही हमें लिक्विडेटर का कमीशन निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मल्टीप्लाई कमीशन की जो रेट है डिवाइडेड बाय 100 प्लस लिक्विडेटर्स का जो कमीशन है परसेंटेज वो ऐड कर देंगे। अमाउंट पूरा अवेलेबल नहीं है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 30,000 के अंदर ही हमारा कमीशन कंसीडर है। जो अमाउंट आएगा उसको 30,000 में से माइनस कर देंगे
और जो अमाउंट बचेगा, मान के चलो 1000 बना, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 29,000 दिया जाएगा, 1000 रुपये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बन जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन हमने निकालना है, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। तो इस केस में कैसे आएगा, इस केस में कैसे आएगा? इस केस में आप लोगों को ये अलग से तरीका करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट बचा होगा, लास्ट में अमाउंट बच गया जी 50,000, वो किसको मिलेगा जी? शेयर होल्डर को। लेकिन उस 50,000 में के अंदर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी है। 1 लाख बच गया, 1 लाख के अंदर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी है। तो उसमें जो हमने अभी बी पार्ट पढ़ा था, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर मल्टीप्लाई कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन। शेयर होल्डर के केस में हमेशा प्लस में कमीशन होगा, क्योंकि उसी के अंदर अमाउंट लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी कंसीडर है। देन उसके बाद यदि सिर्फ इक्विटी के ऊपर ही है, तो वहां से हम क्या कर देंगे, जो अमाउंट अवेलेबल है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर देंगे। देन उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो इक्विटी का लिख देंगे, सेम आ जाएगा फॉर्मूला। प्लस में कमीशन करेंगे शेयर होल्डर के ऊपर यदि हमारा है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि उसी अमाउंट के अंदर ही लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है। 50,000 बचे हुए हैं, 50,000 सीधा उनको दे देंगे, तो हमारे पास लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कहाँ से आएगा? तो 50,000 के अंदर से ही निकाल लेंगे हम उसको। नेक्स्ट हमारा जो ये था हमारा लीगल चार्जेस फर्स्ट पॉइंट था। देन उसके बाद था लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। थर्ड पॉइंट, पहले नंबर पे किसकी पेमेंट करेंगे? लीगल। दूसरे नंबर पे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के बेस कई हो सकते हैं, एसेट्स के ऊपर हो सकता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर हो सकता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर के ऊपर हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। कि लिक्विडेटर जो एक्टिविटी करेगा, न्यूज़पेपर में ऐड देगा या कोई अदर एक्टिविटी करेगा, बिड लगाएगा, उसके रिगार्डिंग जो उसके खर्चे होंगे वो कहाँ पे आएंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंसिव की मीन्स एसेट्स को बेचने के लिए और पैसे, लोगों के पैसे देने के लिए उसको जो अमाउंट खर्च करना पड़ेगा इन एक्टिविटीज में, तो उसके अंतर्गत जो खर्चे आएंगे वो थर्ड नंबर पे आएंगे, उनको हम बोलेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसिव। फोर्थ पॉइंट इज डिवेंचर होल्डर और अदर क्रेडिटर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट। इसका मतलब क्या है कि डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर जो सिक्योर्ड हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ है, डिवेंचर होल्डर है के पास, आप लोगों ने पढ़ा था सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर मींस ऐसे डिवेंचर होल्डर जिसके पास कंपनी का कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, एसेट्स का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मींस जो सुरक्षित है, जो पैसा हमने किसी के पैसे देने हैं, कंपनी ने किसी के पैसे देने हैं, लेकिन यदि कंपनी उनका पैसा पे नहीं कर पाई, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा अधिकार है, कंपनी की कुछ ना कुछ एसेट्स के डॉक्यूमेंट है जिनको वो बेच के अपनी रिकवरी कर सकते हैं। इस टाइप के यदि डिवेंचर होल्डर हैं और क्रेडिटर हैं, तो उनकी हम पेमेंट कहाँ पे करेंगे? पॉइंट नंबर 4 पे करेंगे। हम उसके बाद बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे डिवेंचर्स की पेमेंट कंपनी क्यों खत्म हो रही है, बंद क्यों हो रही है? क्योंकि वो टाइमली पेमेंट ना कर पाई हो। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे, कहाँ तक उसकी पेमेंट करेंगे? तो यहाँ पे भी दो केस हैं। यदि कंपनी सोलवेंट है, यदि कंपनी सोलवेंट है मीन्स सभी के पैसे दे रही है वो। सोलवेंट का मीन्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को यदि पैसे पूरे मिल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की को देने हैं 1 लाख रुपए, कंपनी के पास है रुपए 2 लाख रुपए, मीन्स अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट करने के बाद भी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा हुआ है, तो उस केस में उनका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ तक देना है? जिस दिन डिवेंचर को हम पेमेंट करेंगे, जिस दिन हम डिवेंचर को पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी खत्म हो गई 31 मार्च 2021 को, कंपनी क्या है? सोलवेंट है, सभी के पैसे कंपनी ने दे दिए, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, क्योंकि पेमेंट में थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट होने में, तो डिवेंचर होल्डर की पेमेंट होती है 30 जून को। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट होती है 30 जून को, तो इस केस में हमें जो इंटरेस्ट देना है वो 30 जून तक का देना है।
यदि कंपनी क्या है, सोलवेंट है। यदि कंपनी क्या है, इनसोलवेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में कंपनी के लिक्विडेशन की डेट अभी हमने पढ़ा 31 मार्च 2021। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को यदि पैसे पूरे नहीं मिल पाते तो डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो कहां तक देंगे? 31 मार्च 2021, न कि 30 जून 2021। तो हम सिर्फ 31 मार्च तक की इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं ये भी अनसिक्योर्ड होते हैं, बट प्रेफरेंस होती है, इनको पहल होती है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में किसको पेमेंट पहले की जाए। तो जिसको पेमेंट का पहले अधिकार होता है उस केस में उनको क्या बोल देते हैं हम? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 327 इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, ओल्ड टैक्सीज, सेस, रेट, कंपनी के ऊपर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के जो टैक्स हैं, सेस हैं, वो सारे के सारे कब के? 12 मंथ नेक्स्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी की वाइंडिंग अप की हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके पीछे के 12 महीने, 12 मंथ नेक्स्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, 12 महीने तक के। देन उसके बाद वेजेस ऑफ सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉई ड्यू फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। वर्कर की वेजेस और सैलरी कितनी? नॉट एक्सीडिंग फॉर 4 मंथ, वही 12 महीने तक का है। जो ये अमाउंट है किसी भी वर्कर की सैलरी, वेजेस 4 महीने तक की, मैक्सिमम अमाउंट 20,000। एक कंपनी में वर्कर थे ए, बी और सी, 3 वर्कर थे, उनकी पेमेंट रहती है जी, ठीक है। तो उनकी पेमेंट को कितनी अनसिक्योर्ड में होगी, कितनी प्रेफरेंस में होगी? तो उनकी जो 4 महीने की सैलरी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए की सैलरी है 10,000 पर मंथ। ए की सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। और उनकी मान के चलते हैं ए व्यक्ति है उसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है, 12 महीने की उसका एरियर रहता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में उसका जो अमाउंट होगा, 4 महीने का लिखा है इन्होंने, 4 महीने मल्टीप्लाई 10,000, तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा? 40,000। बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 की है सैलरी के केस में, वेजेस के केस में। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जो उसकी सैलरी है 20,000 रुपये आ जाएगी, और अनसिक्योर्ड में कितनी चली जाएगी? 10 महीने की सैलरी उसकी अनसिक्योर्ड में चली जाएगी। देन उसके बाद ऑल एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन become payable to any employee on the termination of his employment। टर्मिनेशन के दौरान एक्रूड हॉलीडे हैं जो उसकी, उनकी पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगी। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पर्सन्स हु एडवांस मनी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। देखो, वर्कर की वेजेस और सैलरी देने के लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, या टर्मिनेशन के दौरान अमाउंट की जो पेमेंट की है टर्मिनेशन के दौरान इंप्लॉय की, तो उस दौरान कंपनी के पास पैसा नहीं था वेजेस देने के लिए, तो कंपनी ने क्या कर लिया? किसी दूसरे व्यक्ति से एडवांस ले लिया, है ना। कंपनी ने क्या कर लिया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए, सैलरी 20,000 देने के लिए एक ही, तो उसने किसी व्यक्ति से एडवांस ले लिया 20,000 रुपये। तो उस व्यक्ति से लिया हुआ एडवांस भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल ड्यूरिंग द 12 मंथ, वही 12 महीने तक। इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के दौरान कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो वो सारा का सारा कहां पे आएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है वर्कर के साथ, उसके दौरान उसको जो पैसा मिलना है वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। किसी इंप्लॉय की डेथ होगी, इंजर्ड हो गया, तो उसके दौरान वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के दौरान जो पेमेंट होगी वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में होगी।
उसको पहले अधिकार दिया जाएगा पेमेंट का। देन उसके बाद ऑल सम ड्यू टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुटी, ये जो बैलेंस है एम्प्लॉय वेलफेयर के जो फंड हैं कंपनी के द्वारा जो बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है लास्ट वन, द एक्सपेंसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिंग हेल्ड अंडर सेक्शन 213 एंड 216। तो ये कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कंपनी के मेंबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी व्यक्ति के पास 10% से ज्यादा शेयर्स किन लोगों के पास हैं, इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी खर्चे होंगे, जो भी खर्चे होंगे, ट्रिब्यूनल जो भी आदेश देगा, तो वो सारे के सारे खर्चे भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में होंगे। 213 एंड 216 इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कंपनीज की, कंपनी की मेंबरशिप की कंपनी के रियल मेंबर, कंपनी के जो मेंबर दिए हुए हैं क्या वो रियल मेंबर ही हैं, एक मेंबर के पास कितनी वोटिंग राइट्स है, किसी के पास 10% से ज्यादा है या नहीं है, इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाएगी। उसके रिगार्डिंग जो खर्चा होगा यहाँ पे वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में हमारा आएगा। 6th पॉइंट जो हमारा आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ऊपर के जो 5 पॉइंट हैं, फर्स्ट वन इज लीगल एक्सपेंसेस, सेकंड वन इज लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, थर्ड वन इज क्या था, थर्ड वन इज हमारा जो थर्ड पॉइंट हमारा था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फोर्थ पॉइंट डिवेंचर होल्डर अदर क्रेडिटर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ये मेंशंस किए होंगे। सिक्स पॉइंट हमारा आता है कि इन 5 पॉइंट की पेमेंट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो किसको दिया जाएगा, इन सब की पेमेंट होने के बाद अनसिक्योर्ड बैलेंस क्रेडिटर को पैसा मिलेगा। मान के चलते हैं हमने ऊपर की सभी की पेमेंट कर दी, देन उसके बाद हमारे पास जो पैसा बचेगा हम अनसिक्योर्ड की पेमेंट करेंगे। देन उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, तो हम किसको पेमेंट करेंगे जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में उसको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसको प्रायोरिटी किस बेस की दे रखी है। यदि प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की दे रखी है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड और कैपिटल दोनों की दे रखी है तो डिविडेंड और कैपिटल दोनों मिलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो एक सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये लिखा हुआ होगा, और यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रायोरिटी देंगे, कैपिटल की प्रायोरिटी देंगे। अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। मान के चलो ये इनकी भी पेमेंट पूरी हो गई। उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है वो पैसे के ऊपर अधिकार किसका होगा, जो रियल में उसके ओनर होंगे, उन ओनर को हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। यदि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी कुछ सरप्लस बचता है, और यदि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि जो सरप्लस बैलेंस बचा हुआ है, हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर, लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सबकी पेमेंट कर दी, उसके बाद भी पैसा बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। तो इस सरप्लस में यदि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से आप लोगों ने पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की टाइप पढ़ी है, यदि आपकी शेयर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में उस सरप्लस बैलेंस में से भी हमें कुछ ना कुछ अमाउंट किसको देना होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होगा, और वो रेट क्या देनी होगी वो मेंशन किया होगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट्स के यही पूरा जो चैप्टर है, हमारा जो पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर बेस है जी। हमारा ये परफॉर्मा है जी, सभी में ये परफॉर्मा बनेगा जी, आप लोगों का ये यही बेस है, यही प्रोसेस रहेगी, यही हर एक क्वेश्चन में हमने लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही बनाना है। हमारे इस चैप्टर का ये बेस पॉइंट है, आप लोगों को ये आ गया तो आप लोगों को 80% ये चैप्टर भी आ गया।
तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, और जो ये पॉइंट हमने पढ़े हैं इनको डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस क्रेडिटर्स की कैटेगरी हमने 6-7 जो पढ़ी हैं वो क्वेश्चंस में दिए होंगे। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो हमने आज फॉर्मूले पढ़े हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। कल से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही। आप अपनी क्वेरी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो। थैंक यू।